नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे खास कार्यक्रम में खास मुलाकात में हमारे साथ हैं विनय चौधरी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में। विनय जी, आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आगरा ज़िले से तहसील करावली के अंदर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, शिशु मंदिर से हुई थी। जी। आरएसएस के जो स्कूल होते हैं, संघ का स्कूल है, मैं वहाँ से अपनी स्कूल की मैंने यात्रा शुरू की। और उसके बाद आगरा के अंदर एक सेंट जॉन्स कॉलेज आपने सुना होगा, सेंट जॉन्स कॉलेज में मेरी कॉलेज की यात्रा स्टार्ट हुई थी, जहाँ से मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। जी। सेंट जॉन्स कॉलेज तो काफ़ी माना हुआ कॉलेज माना जाता है, आगरा यूनिवर्सिटी का। छात्र राजनीति में की शुरुआत कब हुई, किस समय हुई? छात्र राजनीति की शुरुआत कॉलेज के समय पे हुई, जब मैं ग्रेजुएशन में था। वो भी एक तरीके से एक एक्सीडेंटल शुरुआत कहूँगा मैं उसको, क्योंकि रीज़न क्या था कि हम कभी छात्र राजनीति का इतना कोई शौक नहीं था। लेकिन क्या था, एक कोई कॉलेज में एक झगड़ा हो गया, किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा था, एक मेरा ही मिलने वाला था। रैकिंग आप जानते हो, उस समय रैकिंग बहुत रैकिंग हुआ करती थी। तो कोई एक बाहर के लोग थे, वो रैकिंग ले रहे थे एक लड़के की। तो जब मैं देख रहा था कि उसकी रैकिंग, तो मैंने कहीं ना कहीं मैं रोकने पहुंच गया। तो वहाँ झगड़ा हुआ, वो झगड़ा तब्दील होकर मेरे में हो गया। तो सामने जो लोग रैकिंग ले रहे थे उसके झगड़े मेरे से हो गए। और वो लोग जब पता चला कि वो लोग इस तरह की गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे कि उनके पास हथियार तक वो मौजूद थे, और उन्होंने एक स्टेट फायर भी किया था मेरे ऊपर उस झगड़े में। तो मैं बाल बाल बचा था। मैं फिर अपने टीचर्स के पास भागा दौड़ा, उन्होंने बचाया, तब जाके चीज़ें बढ़ी। तो उन्होंने ये कौन था, किसके साथ झगड़ा हुआ। वो एक ऐसा रूप बन गया कि लोगों के बीच में ये चला गया कि वो अगला बंदा किसी न किसी की मदद करने आ गया है। तो मेरे लोगों ने कहा नहीं यार विनय जी, आपको चुनाव भी लड़ना चाहिए। चीज़ें आगे बढ़ती गई और मैं चुनाव लड़ गया, और मैं वहाँ से प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था। कौन से सन की बात? 2007 की बात है। 2007 सेंट जॉन्स कॉलेज आप चुनाव जीते जी। और किस पार्टी, मतलब जैसे छात्र संगठन होते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से चुनाव लड़ा। ऐसा क्या कारण था कि आपने एबीवीपी को ही चुना, क्योंकि बहुत सारे संगठन चलते हैं? रीजन क्या था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक शिक्षा हमारी शिशु मंदिर से थी। तो एक संघ की एक प्रवृत्ति थी हमारे अंदर, और एक राष्ट्रभक्ति की भावना थी हमेशा से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर एक संगठन बनाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एबीवीपी ज्वाइन की, और मैं धीरे धीरे एबीवीपी के तौर पे मैं आगे बढ़ा। छात्र राजनीति की कोई संघर्ष की कहानी होगी, जैसे आपने एक स्टोरी? बिल्कुल, ये संघर्ष की कहानी थी जो मैंने आपको बताई, और ये कहानी इतनी लंबी थी, शायद ये पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाता अगर मैं गैप से ये कहानी प्रॉपर तरीके से आपको मैं बताता। क्योंकि जिस तरीके से झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद लोग आ गए, उन्होंने फिर बचाया किया, पूरा दिन उसमें गया। फिर प्रिंसिपल आए, वो सब देखा कि किसने क्या मारपीट की, कौन बचाने का काम कर रहा था, कौन सुलझाने का काम कर रहा था। उस दौर में एक विनय चौधरी एक नाम निकल के आया सेंट जॉन्स के अंदर कि ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो वहाँ से एक नाम बना, और मैं एक और चीज़ें आगे बढ़ती गई। आप तो राजनीति के काफ़ी एक्टिव रहते हो। 2007 की छात्र राजनीति और आज की छात्र राजनीति में क्या अंतर देखते हो? बिल्कुल, बहुत अंतर देखता हूँ मैं। उस समय सीरियसली एक जो मैं रैकिंग का नाम बता रहा हूँ आपको, उस समय कॉलेज टाइम पे बहुत रैकिंग हुआ करती थी। आज वो सब चीज़ें नहीं है। आज जो स्टूडेंट है वो पहले डरते थे अपने टीचर से, सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। आज मैं ये देखता हूँ कि शायद बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है, डर नहीं है बिल्कुल भी, अपने टीचर के प्रति रेस्पेक्ट और डर इतना नहीं है। तो वो मैं एक बदलाव देखता हूँ। वो शायद मुझे लगता है आज की सामाजिक जीवन है, और ये जितना मैं कहूँगा कि साउथ से आई हुई, दक्षिण से आई हुई, ये इस तरह की चीज़ें हैं, वेस्टर्न से आई हुई चीज़ें हैं, जो कि हम लोग ज़्यादा, नॉर्थ के लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये गलत है एक तरीके से, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे आप अध्यक्ष चुने गए, ऐसा कोई काम हो जिससे लोग अभी भी याद करते हैं आपके, मतलब आप किस कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज के अध्यक्ष रहे, तो उस टाइम को ऐसा कोई काम कराया जो अभी हमेशा याद रहे आप? एक समय ऐसा था जो कि मैंने एक मुहिम चालू की थी। क्या था, हमारे कॉलेज के अंदर हमारे प्रिंसिपल ने ड्रेस कोड लागू कर दिया था। तो जो कि सब लोग ड्रेस अपना, ये कुछ ब्राउन कलर का ही था, मैरून कलर का, सॉरी, मैरून कलर की ड्रेस थी, सेंट जॉन्स की हुआ करती थी। उस ड्रेस कोड के खिलाफ मैंने कहा था, क्योंकि सारे स्टूडेंट कहते थे सर अब हम कॉलेज आगे स्कूल से लेके पूरा 12th तक हम लोग स्कूल की यात्रा करते हैं, तो एक ड्रेस कोड में करते हैं। तो वो मैंने एक मुहिम चालू की थी, और प्रिंसिपल के पास वो एक रिक्वेस्ट की थी, और वो 2 साल चलने के बाद तीसरी साल वो ड्रेस कोड भी बंद हो गया था। उसके बाद सब लोग अपने अपने उसमें, तो आज भी वो लोग थैंक यू बोलते हैं सब लोग कि नहीं विनय जी ने ही काम किया करा दे। बहुत जी। एक और छात्र राजनीति में सोशल मीडिया का क्या मुद्दा है, मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है सोशल मीडिया के? आज सोशल मीडिया आज बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। देखो, सोशल मीडिया क्या है, एक भंडार है। अब
यहाँ से हम क्या चूज करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ नेगेटिविटी भी है, यहाँ पॉजिटिविटी भी है। डिपेंड हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम दोनों में से क्या चूज करें। तो जो पॉजिटिव के लोग हैं वो पॉजिटिव चीज़ें चूज करते हैं और नेगेटिव लोग चूज करते हैं। तो हमेशा सोशल मीडिया पे देखो अध्यात्म भी है, सोशल मीडिया पे हम बात करें एजुकेशन भी है, सोशल मीडिया पे बात करें मोटिवेशन भी है, सोशल मीडिया पे हम बात करें हेल्थ केयर से रिलेटेड भी है। आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चूज करते हैं। एक और सवाल है, जैसे छात्र राजनीति में कुछ लोगों ने आपको संघर्ष के साथ कदम से कदम मिलाया हो, वो कौन लोग थे जो आपको छात्र राजनीति में मदद की थी? थे मेरे एक बड़े भाई जैसे थे, जिनका नाम मैं बड़े सम्मान से लेना चाहूँगा। नरेश इंदौलिया भैया हैं हमारे, जिन्होंने हमेशा से मुझे छात्र राजनीति में मदद करने का काम किया। उन्होंने बोला कि नहीं विनय आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और वो कॉलेज के उस समय यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे और बड़े सीनियर लीडर थे हमारे, और हम सबके सम्मानजनक बड़े भाई थे। तो उन्होंने बहुत मदद की जी। तो जिनका हमेशा से मैं सम्मान से नाम लेता हूँ और खुशी होती है उनका आज भी नाम लेते हुए। और आज भी हमारी उनसे बात रेगुलर, कहीं ना कहीं रेगुलर बात होती है। हर 15 दिन पे हम लोग रेगुलर बात करते रहते हैं किसी ना किसी वजह से। आज के समय में आज एक आप सफल बिजनेसमैन भी हैं, इसके पीछे की कहानी क्या? आप बिजनेसमैन बनने के कारण, आप छात्र नेता बिजनेसमैन बनने का क्या कारण है? देखो जैसे दिल्ली आए हम लोग, छोटे शहर से थे, छोटे शहर से दिल्ली आके जो छोटे शहर के बच्चों के सपने होते हैं वो हमेशा से होते हैं एक लग्जरी गाड़ी देखना, बड़ा घर देखना, ये चीज़ें देखना। वो सपने मैंने भी कहीं ना कहीं सजोए थे, पर कोशिश की कि उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। तो किसी ने बोला कि आप एजुकेशन के लिए एमबीए कीजिए। तो हमने अपना आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए में हम लोग आए। एमबीए कंप्लीट करने के बाद जब एमबीए कंप्लीट हुई हमारी, तो फाइनल सेमेस्टर था। उस सेमेस्टर के अंदर जब मैं अपने कलीग से, जो मेरे दोस्त हुआ करते थे साथ में, उन लोगों से मैं डिस्कस करता था कि आपकी जॉब कहाँ लगी। कोई बोल रहा है मेरी 15,000 20,000। फिर मैं सीनियर से पूछने लगा कि आपको 2 साल हो गया, अब आपकी सैलरी क्या है? बोले कोई, किसी ने बोला 20,000 25,000 30,000। मैंने कहा यार इससे तो गुजारा नहीं होगा, ये कैसे चलेगा? तब मैंने सोचा नहीं विनय जी ऐसे काम चलेगा नहीं। मैंने अपने आप से कहा, मैं कि विनय चौधरी ये काम चलेगा नहीं, ऐसे कुछ अलग करना पड़ेगा, सपना बड़ा है। हाँ। तब मैंने जीवन में सोचा नहीं ये कंपनी बनाई जाए, और कंपनी इस तरह की बनाई जाए जिससे लोगों की भी मदद हो, रोजगार मिले। हाँ। तो उस कंपनी के अंदर मैंने एक मेन पावर कंपनी की शुरुआत की, और 2011 में मैंने वो कंपनी की स्थापना की। और 2011 के अंदर जब मैंने वो मेन पावर की कंपनी बनाई तो सिर्फ मेरे पास 5 लोगों का मेन पावर का स्टाफ था जी। और उसको मैंने धीरे धीरे बढ़ाते हुए पिछले 2023 के अंदर मेरे पास अभी 850 लोगों की मेन पावर है, जो उस कंपनी के साथ मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। और महादेव का आशीर्वाद रहा और माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि उस कंपनी को धीरे धीरे तरक्की मिली, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी और मैं करता रहा। और अब तो मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी साथ साथ कर रहा हूँ जी। आज के समय में आपकी कितनी कंपनियाँ हैं? कंपनी ब्रदर पैर तो मैंने कई जगह फंसा रखे हैं अपने। नहीं, आप पर एक जो बहुत मेरी सफल अपनी बिजनेसमैन हैं। जो लोगों कंपनी को है, बहुत मोटिवेशन मिलेगा जो ना कि मेरी एक खुद की छोटा सा आदमी छात्र नेता इतना बड़ा मेरी खुद की 4 कंपनी है जी। जो कि एक टेक्सटाइल में है, गारमेंट्स में है, टॉरस नाम से है, जी। एक सिक्योरिटी में है, एक फिल्म एंड प्रोडक्शन हाउस में है और एक फाइनेंस में है। ये 4 कंपनी जो अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ और जो कि टॉरस ग्रुप के अंडर में ही सारी कंपनी काम कर रही है। मैं एक बहुत अच्छा सवाल निकल गया है, आप वो दिन याद करते होंगे जब एक छोटे से गांव से इतना बड़ा बनाना बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से। बिल्कुल बड़ी कैसा लगता है आपको? ऑब्वियसली अच्छा लगता है। और मैं हमेशा से जब मैं कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ, जब मुझे लगता है ये काम नहीं हो पा रहा है और कहीं उलझा हुआ हूँ, तो मैं बस वो दिनों को याद करता हूँ, अकेले में बैठता हूँ और उन दिनों को याद करता हूँ और बस यही सोचता हूँ कि विनय तुम 0 से आए थे, तुम 0 तो दोबारा होगे नहीं, माइनस में तो नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ प्लस ही किया है आपने। तो वो एक मोटिवेशन मिलता है वो सोचते हुए कि वो स्ट्रगल मेरा कैसा रहा था, तो उससे तो आज विनय चौधरी बेटर ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं वो एक मुझे मोटिवेशन खुद से ही मिलता है और लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े। मैं आपको एक रोचक कहानी बताता हूँ और आज तक शायद मैंने आज तक किसी इंटरव्यू पे नहीं बताया, आज आपके कैमरे पे मैं बताना चाहता हूँ। जी बताइए। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने 2011 में कंपनी की शुरुआत की मेरे पास पैसा नहीं था कंपनी स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपनी फाइनल सेमेस्टर की फीस से कंपनी की शुरुआत की और पिता घर पे बताया भी नहीं मैंने कि मैं अपनी कंपनी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। घर पे अब कॉलेज में क्या होता था कि जब तक हम पूरी फीस पे नहीं कर देते तब तक वो लोग डिग्री नहीं देते थे हमें। एग्जाम तो हो गया, अच्छा पास भी हो गए, रिजल्ट आ गया, लेकिन डिग्री तब तक नहीं देते थे क्योंकि फीस सबमिट ना हो जाए। प्राइवेट कॉलेज थे तो भाई साहब उनको फीस सबमिट नहीं हुआ है तो अब 6 महीने तक हमारे वेट चलता रहा डिग्री नहीं। घर वाले पूछ रहे डिग्री कहाँ है भाई साहब, आने में समय लग रहा है, कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं। हम अपना ऑफिस खोल के बैठ गए, कंपनी की शुरुआत करने लगे। ये कहाँ की बात है? मैं लक्ष्मी नगर, मेरा ऑफिस था, फर्स्ट ऑफिस था मेरा लक्ष्मी नगर में।
कंपनी की शुरू 6 महीने बाद मेरे पास काम आने लगा, और उन 6 महीनों का भी संघर्ष मैं आपको बताऊं, मैंने अपने हाथ से कंपनी की एडवर्टाइजिंग के पोस्टर खुद मैंने अपनी दीवारों पे लगाए हैं, अपने हाथ मेट्रो से। वगैरह पे। हाँ, अपने हाथ से लगाए हुए हैं। आज भी उन दिनों को मैं याद करता हूँ। मैंने ये चीज़ कभी किसी कैमरे पे नहीं बताई, आज मैं आपके कैमरे पे बताने जा रहा हूँ। ये सब मैंने किया अपने एक प्रिंट जो होते हैं ना, 1-1 रुपए के प्रिंट आते थे, जी, जी। वो प्रिंट A4 आउट कराए, साइज, A4 साइज, वो प्रिंट आउट कराए, रखे, रात को निकलता था अपनी स्कूटी लेके, 2 व्हीलर रहता था मेरे पास, उसको लेके मैं जगह जगह जाके चिपका के आता था। ये आपने इतने संघर्ष की कहानी को आपने अब राजनीति में कैसे आए दिल्ली में? राजनीति के अंदर राजनीति की शुरुआत तो कैसे? क्या था, जैसे दिल्ली आए हम, कॉलेज भी कंप्लीट हुआ, जी। और छात्र राजनीति से मैं निकला ही हुआ था, जी, जी। एबीवीपी से, और एक भावना हमेशा से रहती थी कि कीड़ा होता, देशभक्ति कीड़ा की शब्द भावना। बोलते हैं राजनीति, हाँ, जिसको एक बार लग गया वो हाँ, खत्म नहीं होता। वो नहीं होता, और वो सब था कहीं ना कहीं बिजनेस के साथ साथ मेरे को राजनीति का एक कीड़ा रहता ही जी, था। तो 2014 के अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का उदय गुजरात की राजनीति से देश की राजनीति में हो रहा था, वो हमें भी प्रेरित कर रहा था। तो हमने सोचा कि फिर से क्यों ना राजनीति में एक्टिव हुआ जाए। तो मैं जिला केशवपुरम था, मेरा एक घर आदर्श नगर में है दिल्ली के अंदर, वहाँ जिला केशवपुरम होता है। उस केशवपुरम के अंदर मुझे जिला मंत्री की जिम्मेदारी दी थी, फर्स्ट जिम्मेदारी थी मेरी दिल्ली युवा की, मोर्चा के अंदर। युवा मोर्चा के अंदर। फिर मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद तो धीरे धीरे हम बढ़ते गए, और आज राष्ट्रीय टीम में काम कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय टीम में काम कर रहे हैं। कैसा लगता है एक छोटा सा जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में का सफर? ऑब्वियसली अच्छा लगता है, काफी लंबा संघर्ष रहा होगा। बिल्कुल लगता है, और ये संघर्ष रहा लगभग 10 सालों का संघर्ष है। 2014 में एंट्री किया था बीजेपी के अंदर, और आज 2000 आपने उस टाइम एंट्री की थी जब मोदी जी का उदय हो रहा था। आज तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली है। अब वो कौन से काम रह गए हैं जो तीसरी बार मोदी जी करेंगे इस बार? थोड़ा सबसे बड़ी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, जी। जो मोदी जी ने एक नारा दिया है देश के लिए, वो हम लोग जल्दी अगले 5 साल के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। मोदी जी ने एक टारगेट लेके चले हैं देश के लिए, जो कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी का एक टारगेट और है कि पूरे देश के अंदर एक सड़कों का जाल बिछाने का। हर एक गांव में सड़क पहुंचनी चाहिए, पानी पहुंचनी चाहिए, और बिजली पहुंचनी चाहिए अंतिम गांव में। जैसे हमारा जो है अंत्योदय, एक आपने वर्ड सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी का नारा हमेशा होता है कि अंत्योदय की भावना से हम लोग काम करते हैं। अंत्योदय का मतलब ये है कि समाज के सबसे निचले स्तर तक के व्यक्ति के पास में वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। वो सुविधाएं पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और भी कुछ चुनिंदा जगह रह गई हैं जिसमें अगले 5 साल के अंदर बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों उस जगह तक पहुंचने का काम करें। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने उनके कार्यकाल में अयोध्या के विषय पर बात कर रहे थे। आपको कैसा लगता है कि 500 साल बाद अयोध्या राम मंदिर बन पाया? बिल्कुल। कैसा प्रतीत होता है? देखो, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते थे जी। कांग्रेस वाले हमारे ऊपर, हम लोग एक नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूछते थे, पर कांग्रेस वाले हमेशा से हमसे पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये हमसे आरोप लगाए जाते थे नारा चलता कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आज इस कैमरे के माध्यम से डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि मंदिर भी वहीं बनाया है, अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रथम पूजा मोदी जी के हाथ से हुई है, माननीय मोहन भागवत जी के हाथ से हुई है। और हम सबका सौभाग्य है कि मंदिर की स्थापना पूरे सम्मान के साथ हो चुकी है। जी, हमारे समय में हुई, बिल्कुल। हमारे जीवन। हम लोग एक सौभाग्यशाली बोलेंगे हम अपनी पीढ़ी को कि ये सब हमने अपने आंखों से देखा है। क्योंकि जो संघर्ष पार्टी ने किया, 500 साल का संघर्ष था, कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी इस राम मंदिर को बनाने के लिए। आज उस राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, और हम सब लोग वहाँ विजिट करके आ चुके हैं। तो बड़ी खुशी होती है। इस बार ऐसा क्या होने वाला है जैसे जन्मभूमि का भी चल रहा है? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी कुछ भी अपने पॉइंट्स सामने नहीं लेके आते, वो उनके कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रहता है, और जरूर कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए। आप यूपी की राजनीति में भी एक्टिव रहते हो जी। अब मैं यूपी की राजनीति के बारे में बात करूंगा। अभी लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, उसमें ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी की सीटें कम हुई? देखो, जब पार्टी बड़ी है हमारी, जब परिवार बड़ा होता है, तो परिवार में हर तरह की समस्याएं आती हैं। हम पिछले 10 साल से सरकार में हैं जी। तीसरी बार भी हमारी सरकार बनी है। थोड़ा अंतर हम मान सकते हैं कि यूपी के अंदर हमें नुकसान हुआ है। वो कुछ नुकसान हमारे अंदर खाते से, कुछ आपस में नाराजगी थी संगठन के लोगों की, कार्यकर्ताओं की, उसको हम लोग धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, और उन संशय तक हम लोग पहुंच रहे हैं। जहाँ गलती थी उस गलती को हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। कुछ इंटरनल चीज़ें थी जो कि सबके सामने भी आई हैं, उस इंटरनल को दूर करने का काम। इसके अलावा बाकी विपक्षी पार्टियां, उनकी कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं थे कि जिसकी वजह से शायद उनको टिकट मिली। हमारी गलतियां थी, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, और उनको उसकी वजह से अपनी सीटें मिल गई। मैं एक नारा और दिया था विपक्ष ने उस टाइम, आपने सुना होगा लोकसभा चुनाव में, कि संविधान बदल दिया जाएगा। इसका बीजेपी को नुकसान हुआ था।
ये सीट कम, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखो संविधान बदलने के बाद इन लोगों ने प्रोपेगेंडा जी, बनाया जी। जानबूझ के, ना ये सब मोदी जी ने कहा, ना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। इस तरह की कोई बात किसी भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं की। ये सिर्फ विपक्ष का काम था, एक प्रोपेगेंडा बनाना जी। और एक मुद्दों से भटकाने का काम किया जी, गया जी। था, और वो उसमें सफल भी रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान भी जी, हुआ। जी। अभी 2027 विधानसभा चुनाव है, इसमें पार्टी की क्या तैयारियां हैं? यूपी के भारतीय जनता अंदर। पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती जी। है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी को बोला जाए और 2 दिन बाद कहा जाए कि चुनाव कराने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है। आप 2 दिन बाद भी बोलोगे तो चुनाव कराने के लिए तैयार कार्यकर्ता बैठा रहता है। तो हम लोगों को किसी भी तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है, पार्टी की तैयारी, हमारे नेताओं की तैयारी है, और 27 का चुनाव पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और फिर से माननीय योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुखिया को, हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। यूपी के मुद्दे क्या हैं? मतलब जैसे हर जगह किसी रोजगार होता है कहीं, तो यूपी के मेन मुद्दे क्या हैं? देखो, सबसे बड़ा जो मैं एक मुद्दे की बात करूंगा यूपी के अंदर, वो लॉ एंड ऑर्डर है। जी। लॉ एंड ऑर्डर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मैंने अभी तक किसी भी स्टेट के अंदर नहीं देखा। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, उस यूपी के अंदर की पीड़ा को मैं जानता हूं। एक समय ऐसा था कि एफआईआर थानों के अंदर दर्ज नहीं होती थी। बेटियां 6 बजे के बाद सड़क पे निकल नहीं सकती थी, घर से बाहर जा नहीं सकती थी। कई जगह स्कूल के बच्चे, लोग नहीं निकल सकते। स्कूल के बच्चे जब घर जाते थे, माँ चिंता करती थी कि मेरा बेटा टाइम से स्कूल से घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। व्यापारी अपनी दुकान बढ़ा के जब घर जा रहा होता था, तो माँ, उसकी वाइफ चिंता करती थी कि मेरा पति घर समय पे आ जाएगा कि नहीं, या कहीं उसको किडनैप तो नहीं कर लिया जाएगा। ये डर था लोगों के अंदर। वो डर को खत्म करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वो डर को बदलने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया और करके दिखाया है। जी। एक और सवाल है, आप अपने आप को यूपी की राजनीति में कहाँ देखते हैं? देखो, मैं तो एक तुच्छ सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं तो इतना कुछ नहीं हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के जो हम जैसे कार्यकर्ता हैं, मैं एक पौधा हूँ जो इतना बड़ा पेड़ बना हुआ है, और हम लोग कुछ भी नहीं है। बस एक प्रेरणा लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। हम धीरे धीरे एक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना बस इतना ही सोचता हूं कि मैं सिर्फ एक पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, और इसी कार्यकर्ता के नाते मैं बढ़ता रहूं आगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम किसी भी पद पे पहुंच जाएं, लेकिन हमारे अंदर एक कार्यकर्ता की भावना हमेशा रहनी चाहिए। आपका मन नहीं करता मैं एमएलए सांसद बनूं? देखो, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति कर रहा होता है, पर्सनल सामाजिक काम कर रहा होता है, का। तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं संगठन की राजनीति से लेके मेन स्ट्रीम की राजनीति में आना। हर एक व्यक्ति चाहता है सांसद विधायक बने, क्योंकि सांसद विधायक बनेगा तो वो अपने लोगों की, समाज की और अच्छी सेवा कर सकता है और अच्छी मदद कर सकता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अगर राजनीति कर रहा है तो वो संवैधानिक पद पर भी पहुंच के राजनीति कर सके, वो सांसद विधायक बन के भी लोगों की सेवा कर सके। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं। मैं भी चाहूंगा कि मेरा अगला इंटरव्यू आप विधानसभा में कि मैं पहुंचे। मेरा एक लास्ट कुछ सवाल रहेगा जी। आपका जो जर्नी रही है, इसमें कुछ लोगों ने आपके अभी भी कंधे से कंधा मिला के, कुछ लोगों उनको कुछ कहना चाह रहे हो आप? कुछ लोगों ने आपकी मदद करी होगी? बिल्कुल। आज भी बहुत लोग आपके साथ ही? हाँ, बिल्कुल मदद की है, और आगे भी मेरे साथ हैं। वो संघर्ष के समय से भी साथ हैं हमारे। उनको एक थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं अपने लोगों को बस ये जरूर, मेरा उनसे संबंध में मैं मानता हूँ, उनको धन्यवाद ही करता हूँ। मैं तो हर पल धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को जरूर बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपका संघर्ष में साथ दिया है, सफलता में भी आप उनका दामन पकड़ के रखिए। आप उनको छोड़ने का काम मत कीजिए कि आज आप सफल हो गए और संघर्ष के साथी को भूल जाओ। तो ब्रदर, ऐसा मत करना। ये बहुत गलत एक मैसेज जाएगा आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विनय चौधरी आज जो है, आज कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज कुछ बन भी जाएगा तब भी विनय चौधरी का नेचर यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। आपकी आवाज़ से बात करने के लिए धन्यवाद विनय जी। थैंक यू। ये थे विनय चौधरी, जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं और अभी रिसर्च नेशनल टीम में भी हैं। तो धन्यवाद।